अलैक्म सर। वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? जी। अभी? सर विजिबल है। पहले भी थी? पहले भी थी, यस। आप लोगों ने? अभी है ना विजिबल? जी। ठीक है। क्या दिख रहा है? कल का। अभी नोट्स। एटम लिखा हुआ ये वाले दिख रहा है ना स्क्रीन? यस। ठीक है। मंतशा आप कल की क्लास में नहीं थी? तो अभी तक मैं 1 मिनट लेके आप लोगों को बता देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं और चल क्या रहा है। ठीक है। परसों हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर 12, जिसका नाम है एटम। ठीक है। तो एटम की अगर मैं बात करूं, लाइक, आपने एक चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से। आपने ये चैप्टर क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में। और आपने इस चैप्टर को केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो 12th में इस चैप्टर को पढ़ने की क्या जरूरत हो गई, वो भी फिजिक्स में? ये बताइए। उस दिन हमने चैप्टर तो वाइंड अप किया था, डेविजन जर्मर के नाम से, और चैप्टर नंबर 12 की मैंने स्टार्ट कराई थी। ठीक है। तो अगर बात की जाए, लाइक, फिजिक्स में क्यों पढ़ते हैं? फिजिक्स में हम पढ़ते हैं माइक्रो स्कोपी कली, सब लोग कल आ जाना। 3 बजे विमोचन की लैब के पास, 3 से 4। माइक्रोस्कोपिकली हम चीज को ना डीपली देखेंगे यहाँ
और उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग को देखेंगे किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो? केमिस्ट्री में आप शेल क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो थ्योरीज दे रहे हैं। तो आप थ्योरी का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ते हो केमिस्ट्री में। इन दैट चैप्टर व्हाट यू हैव टू स्टडी द माइक्रोस्कोपिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है। अब मैंने जो अभी तक पढ़ाया है आपको, रेहान बताएंगे मुझे। सबसे पहले मैंने एक थ्योरी पढ़ाई थी, क्या नाम था उस थ्योरी का? एटॉमिक थियरी। क्या बात है, डाल्टन डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। एटॉमिक। पढ़ नहीं रहे हो क्या, या कुछ और ही पढ़ रहे हो? सर मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। यार ये तो क्लास में पढ़ाई हुई चीज याद रहनी चाहिए, कल भी इसको मैंने बताया था। सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा था, डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, उन्होंने बताया था कि एटम जो होते हैं इनडिविजिबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं मिस्टर जे थॉमसन। आवाज आ रही है ना मतलब मेरी? यस। जे थॉमसन ने बताया था कि बेसिकली इनका काम था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था, तो थॉमसन मॉडल बोलते हैं उसको। डाल्टन का क्या काम था? डाल्टन ने बताया था एटम के बारे में, कि एटम होता क्या है। इसीलिए हमने डाल्टन से शुरुआत की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही एटम। एटम के बारे में बताया था कि एटम एक सबसे छोटा पार्टिकल है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है, जिसको आप फर्दर और ब्रेक नहीं कर सकते। तो थॉमसन के मॉडल में कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए आपके आते हैं मिस्टर रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने जो डिस्कवरी की थी वो की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। ठीक है। प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हम, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी उन्होंने, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने अपना एक मॉडल दिया था, जिसे रदरफोर्ड मॉडल बोलते हैं। ठीक है। फिर रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में भी दिक्कत आई, और वो दिक्कत को ओवरकम करने के लिए 1913 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बोर। इन्होंने इसका मॉडर्न मॉडल दिया। ठीक है। उसके बाद और भी चीजें आई, लेकिन ये मॉडल डिनाई नहीं हुआ कभी भी। ठीक है। इस मॉडल को हम हमेशा कंसीडर करके चले। इसी मॉडल को फर्दर अफबाउ साहब ने शेल से सब शेल में कन्वर्ट कर दिया था। तो आप जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, कुछ याद है ये? ऐसा करके क्लासिफिकेशन होता था। जी। तो ये क्लासिफिकेशन इसके बाद आया। ठीक है। तो पता लगा शेल के अंदर सब शेल होते हैं। उससे क्लासिफिकेशन से पता लगता है कि जैसे के, एल, एम, एन, इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं, इसमें मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन क्यों आ रहे हैं, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स क्यों आ रहे हैं। उसके पीछे का रीजन होता है कि जब आप शेल देखते हो तो आपके पास 1s यहाँ, 2s, 2p, यहाँ 3s, 3p, 3d, यहाँ 4s, 4p, 4d एंड 4f। आप चाहो तो काउंट करके देख सकते हो। देखो, एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो। इसमें दो, इसमें छः, 8 हो गए। इसमें दो, इसमें छः, इसमें 10, 18 हो गए। इसमें दो, इसमें छः, इसमें 10, और इसमें 14। जोड़ते रहोगे तो कैसे आएंगे? इस तरीके से ही आएंगे कुछ।
अबो प्रिंसिपल पढ़ा था ऐसे ही समझा था उसको, या सिर्फ ऐसे ही नंबरों में पढ़ लिया था आपने? रिलेट कर पा रहे हो अभी? जी। आ रही है मंतशा बात समझ? जी सर। ठीक है, तो ये सीक्वेंस था जिसके बारे में हमने बात की थी। आफ्टर दिस लेक्चर आई विल अपलोड द लास्ट लेक्चर, यस्टरडे यस्टरडे लेक्चर। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, दोनों के लेक्चर्स का। पूरे में थ्योरी पढ़ाई है मैंने। कैलकुलेटिव वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया था, क्लास थोड़ी पहले ही छोड़ दी थी 10 मिनट। तो उसमें मैंने इसलिए लीव कर दिया था क्योंकि कैलकुलेटिव वाला पार्ट हमें आज कवर करना है। ठीक है। एक चीज आपने पढ़ी होगी क्लास 11th में, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, तो आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे। फॉर्मूले जैसे कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकालनी है तो उसका फार्मूला पढ़ा होगा आपने। उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा होगा। आपने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है। पढ़े हैं ऐसे कोई फार्मूले? तो उसमें एक फिक्स नंबर आता हो हर बार, जैसे 0.529। Z/N जो होता है वो मैं भी यहाँ पे नहीं लिख पा रहा क्योंकि मुझे पता नहीं है। वेलोसिटी में आप लिखते हैं 2.18 तो 10⁻6 या 18 कुछ होता है ऐसे। एनर्जी में लिखते हैं आप 13.6। कुछ याद आए ये नंबर्स? सर ने आपको फार्मूले यस। लिखाए थे रेडियस वेलोसिटी एनर्जी के लिए, तो एक नंबर कुछ याद आया आपको? जी सर। जी। नहीं याद मंतशा? सर याद है। अच्छा, ठीक है। तो ये जो फार्मूलों में नंबर आ रहे हैं ना, इसका डेरिवेशन हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि बेसिकली ये हुआ कैसे। ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, डाल्टन के बारे में पढ़ा, डाल्टन की थ्योरी 1869 क्या, ये 1803 में थी। तकरीबन 94 ईयर के बाद थॉमसन आए। थॉमसन की जो स्टडी थी उन्हें की, और उसके बाद में एक मॉडल तैयार करके दिया 1904 में। 1904 के 2 साल के बाद ही रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया 1906 में। फिर लास्ट में आते हैं आपके नील बोर। उन्होंने तकरीबन 1913 के आसपास एक फाइनली थ्योरी दी। तो उस थ्योरी में मैंने ये पोस्टुलेट लिखाए थे, देखो। पहला तो ये फार्मूला लिखाया था। ये फार्मूला अगर आप लोगों को नहीं लिखा है ये तो रफ पे लिख लेना, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी। बेसिकली ये पोस्टुलेट थे उनके। ये मैं इससे पहले बता चुका हूँ आपको चीज़ें। ठीक है। तो आप एक बड़ी सी हेडिंग डालिएगा कि एक ऑर्बिट की रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कोई भी ऑर्बिट है उसकी रेडियस कैसे पता करेंगे। और देखो ये जो फार्मूले हैं, ध्यान से देखना। अगर आपको फाइनल फार्मूला भी याद रहेगा ना, अगर सिर्फ फार्मूला फाइनल वाला आपको याद है तो आप उससे भी आंसर लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको पता होना चाहिए चीज़ें। ठीक है, कि कौन सी चीज़ किस तरीके से वर्क कर रही है, तो हम उससे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है ना। पहले आप हेडिंग डालिएगा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। एक दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ना, मॉडर्न फिजिक्स के पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, कितना चार्ज होता है। ये चीज़ आपको पता है? जी। जी सर। हम लोगों को पता है, वो मुझे बताइएगा, ठीक है आप। और अगर मोबाइल या कैलकुलेटर हो ना आपके पास तो थोड़ा बेहतर है, थोड़ा सा बस। ठीक है। ओके सर। Okay. कल मैंने आपको एक बात बताई थी जिसका मैं जिक्र आज भी करूंगा। इलेक्ट्रॉन जो है
स्टेशनरी नहीं होते। देखो, अगर मैं बात करूं नील बोर के अकॉर्डिंग या रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, बीच में एक पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो आप अज्यूम करिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अवर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बताइए ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर अगर मैं चार्ज पूछूं तो चार्ज कितना होगा? बेसिकली वो होता है जेड इंटू ई। जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको जेड से मल्टीप्लाई कर दो, यानी एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज वो उसके न्यूक्लियस पर होता है। तो ये टोटल चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन नीदर नहीं जाता न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव। तो आपको पता है ना, एक तरफ पॉजिटिव पार्टिकल रखा हो, एक तरफ नेगेटिव पार्टिकल रखा हो, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लगता है उस फोर्स को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि दो चार्ज के बीच में लगता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इसको बोलेंगे आप एफ ई। और ये रोल गोल 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 घूम रहा है, तो गोल गोल घूमने की वजह से यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इधर की तरफ नहीं जाता। तो यहाँ पर एक बैलेंसिंग होती है। देखो, हेडिंग है आपकी पहले नंबर पर, आप निकालने जा रहे हो रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, यानी कि किसी भी ऑर्बिट की रेडियस कैसे निकालेंगे? और रेडियस होगी क्या? रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, या कह लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इसको मान लो आप आर। ठीक है, अभी के लिए। अब अगर मैं बैलेंसिंग लगाऊं, इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, नील बोर ने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, इलेक्ट्रॉन क्यों पॉजिटिव पार्टिकल की तरफ नहीं जा रहा। इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उनके पोस्टुलेट में था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल अमाउंट में सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। इसका मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है उसमें आप बोलेंगे कि द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जिसे आप क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किसके बराबर है? ये आपके रिवॉल्व कर रही है ना कोई चीज, तो ये आपके सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। अब थोड़ी सी मैं यूज करूंगा आपकी पीरी नॉलेज। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स कैसे निकालते हैं उसको आप लिखेंगे एफ ई, और सेंटीमीटर फोर्स को आप लिखेंगे एफ सी। ठीक है, इसका जो चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका फार्मूला होता है दो चार्ज के बीच का फोर्स निकालने का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और चार्ज, इस पे कितना चार्ज है? दिस इज जेड ई इंटू इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? ई अपॉन आर स्क्वायर, इन दोनों के बीच की दूरी, जो कि बराबर होगा इसके, क्योंकि ये कितना है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये बताओ, ये बात सही है? ऐसे ही लिखते हैं सेंट्रीपिटल जी। फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और ये फॉर्मूला समझ में आया? ये कैसे लगाया मैंने? ये बेसिकली ना, एफ इलेक्ट्रोस्टैट का फॉर्मूला होता है के Q1 चैप्टर नंबर 1 से, Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, के की वैल्यू लिखी है मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू है जेड ई, Q2 की वैल्यू है ई अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज आवर एफ ई। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे? अब यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे।
सबसे पहले तो आप इसको लिख लो, ये होगा क्या, दिस इज जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो आपके एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एम बी स्क्वायर जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इस आर को ले जाओ ऊपर, ठीक है, यह हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपॉन, देखो अगर आप इसको देखोगे कैसे कर रहा हूँ, तो मैं इसमें कोई भी चीज याद करी हुई नहीं लगाऊंगा। आपकी बेसिक नॉलेज लगेगी डेरिवेशन में, और मॉडर्न फिजिक्स के डेरिवेशन बेसिक फिजिक्स से हो जाएंगे। यहाँ देखो ये एम बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ, 4 पाई सर एप्सिलॉन। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के नहीं लिख सकते? के लिख दो, लेकिन इसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी यहाँ सॉल्व करने के लिए। अब देखो ये जो वैल्यू आई ना, इसको आप यहाँ लिख दो, क्योंकि हम अगले पेज पर आ जाएंगे। आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, के लिख लो, चलो ठीक है, के अपॉन एम बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी एक चीज हो गई। ये जो आपने लिखा है ना सब कुछ, ये नील बोर के पोस्टुलेट से ही लिखा है। अब नील बोर का एक पोस्टुलेट कहता है, क्या कहता है, वो बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम मतलब अगर कोई चीज रिवॉल्व कर रही है तो उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम हो, वो किसके बराबर हो, वो होता है एन एच अपॉन 2 पाई के। ये उनके पोस्टुलेट की दी बात, तो ये बात कहाँ से आई, फ्रॉम पोस्टुलेट, ठीक है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम को आप लिखते कैसे हो, आप लिखते हैं उसको एम वी स्क्वायर, सॉरी एम वी आर, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से पहले ना आप एक काम करो, जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, कि आर को इधर ले लो, ये हो जाएगा 1/r, इधर आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई, यहाँ बचेगा एम बी, क्या, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, स्क्वायर एंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/r स्क्वायर ब्रैकेट एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें आप ऊपर m से और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी r इज इक्वल्स टू जेड ई स्क्वायर एम के अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगी। जी। आप इसका रेसिप्रोकल करो, और आप इसको लिखो 1/m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर 2 पाई अपॉन एन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये वैल्यू डाल सकते हो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इसको 1/में ले रखा है, तो 1/m स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो आपके पास ना एक साइड था r इज इक्वल्स टू 1/m स्क्वायर वी स्क्वायर, बाहर निकाल लो। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में से एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाहर ले लोगे, तो ऊपर क्या बचेगा, जेड ई स्क्वायर एम के,
ठीक है, तो यहाँ लिख दो उसको, दिस इज जेड ए स्क्वायर एम के। अब आप मुझे बताओ 1/m² की वैल्यू कितनी है, जो कि आपने यहाँ लिख रखी है, वो है r² 2π/NH। यहाँ डाल दो उसको, ये है r² 2π/NH का होल स्क्वायर इंटू ZE²M के। ठीक है, ये आपका आर की वैल्यू। इसमें क्या करोगे अब आप इस आर से एक आर को काट दो, यहाँ सिर्फ एक आर बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4π² NH²H²Z E²M के। ठीक है, यहाँ पर 1, तो इस पूरे ब्रैकेट को ले जाओ राइट हैंड साइड पर, तो मैं लिखूंगा R = N²H²/4π²Z E²M के। लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ कि नहीं? जी। अब देखिए, जी सर। आप इसको ऐसे लिखो, R = H²/4π E²M×K। एक साथ बाहर लिखो N²/Z। तो आपको ये जो वैल्यू दिख रही है ना, ये वाली, इसको आप सॉल्व करोगे। आपको पता है एच प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻⁴ जूल/सेकंड। पाई की वैल्यू होती है 3.14। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चार्ज की होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बताएंगे जरा, मेरी हेल्प करेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 9.1 इंटू 10 की पावर। -13। सही लिखा है। जी। तो आप के की वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला के था 9 इंटू 10 यार 1/4π/0 की वैल्यू कितनी होगी? ये को तो लिया था ना आपने यहाँ तक 9 की, इंटू 10 की पावर 9। इसी को तो लिया था 10 की पावर। यस। ठीक है, इन सारी वैल्यूज को आप डालो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ डाल के जब आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको बताता हूँ फाइनल आंसर। रेडियस ऑफ एन और ये आएगा सॉल्व होकर R = 0.529 इंटू 10⁻⁻10 N²/Z। इसको आप लिखते हैं R = 0.529 N²/Z। N स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जी। तो ये चीज ना मैंने यहाँ पे जो स्किप की है, आप इसको कैलकुलेटर से चेक करके देखना कि यही आ रही है या नहीं आ रही। आप एच की वैल्यू डालो, पाई की वैल्यू डालो, सबको सॉल्व करके देखना। ठीक है, तो ये सारा का सारा सॉल्व होकर यहाँ आएगा। अब देखो, ये आपका डेरिवेशन है रेडियस के लिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, पहले इसको सेव कर लेता हूँ।
यहाँ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके इंट्रेंस के लिए या आपके एग्जाम के लिए? अगर छोटा क्वेश्चन आएगा 1-2 मार्क्स का, उसमें क्या पूछ सकता है? उसमें पूछेगा कि जो रेडियस होती है, ठीक है, वो बराबर होती है 0.529 टेन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम के। ठीक है, तो ये जो 0.529 है, ये है कांस्टेंट। तो इससे ध्यान रखिएगा कि जो आपकी रेडियस होती है वो प्रोपोर्शनल आएगी आपकी एन स्क्वायर अपॉन जेड के। इसका मतलब ये है कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के, और जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन जेड के। अब आपने ना पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी, जैसे जैसे मास बढ़ता चला जाता है तो रेडियस छोटी होती है। सुना है ऐसा कुछ? मैं नहीं सुना। देखो, नो। ऑब्वियसली एक चीज तो सिर्फ, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसका रेडियस बढ़ेगा। क्योंकि देखो, आप सोडियम के लिए देखोगे, सोडियम में 3 शेल हैं। आप बैरियम के लिए देखो, बैरियम में 4-5 शेल हैं। 4-5 शेल तो ज्यादा जगह में आएंगे, है ना? लेकिन एक सिग्निफिकेंस क्या कहता है, देखो, यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ आपके पास हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, तो ये आपका यहाँ पर अलोंग करेगा। लेकिन अगर इसी की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन ना होकर आपके पास हीलियम है, तो हीलियम पर 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से हीलियम की जो रेडियस होगी ना, हाइड्रोजन के मुकाबले में, वो थोड़ी सी छोटी होगी पहले ऑर्बिट के लिए, क्योंकि उसमें 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। एंड दीज 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपार्ट द टेंशन और द स्ट्रेचिंग फोर्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा एक आप, कि रेडियस जो है वो, जैसे जैसे शेल बढ़ाओगे, शेल बढ़ते बढ़ते रेडियस बढ़ती है। लेकिन अगर आप पहली पहली शेल की बात कर रहे हो जिसके 2 अलग अलग मास हैं, जिसका मास ज्यादा होगा ना उसकी रेडियस छोटी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, आप ऐसे रिलेट करिएगा उसको। आ रही है बात समझ? ओके सर। अब देखो, मैं आपको एक सवाल अगर दूं यहाँ पर कि मुझे बताइए रेडियस में क्या रिलेशन होगा, या फिर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन के एग्जाम्पल करके ले लेना। आपके पास एक एटम है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के आपके फर्स्ट शेल में, या कह लो ग्राउंड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन है। तो आपको फाइंड करना है रेडियस कितनी होगी हाइड्रोजन की। कैसे फाइंड करोगे? आपको फार्मूला पता है, आर इज इक्वल्स टू है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, तो आपको पता है एन की वैल्यू कौन सी स्टेट में? इट इज इन दी ग्राउंड स्टेट, एन की वैल्यू 1 होती है। जेड हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। यहाँ डाल दो दोनों, तो आपकी रेडियस जो है उसको बोलते हैं आर नॉट। ये बराबर होगी 0.529। ठीक है, तो आर नॉट की वैल्यू कई बार निकालने को आ जाती है कि फर्स्ट ऑर्बिट, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस इतनी होती है। अब ये थोड़ी सी ना एडजस्ट होती रहती है कंपाउंड बाई कंपाउंड। लाइक अगर मैं यही सवाल हीलियम के लिए पूछूं, हीलियम की कितनी होगी, तो आप क्या करोगे? एग्जाम्पल, रिपीट सेम क्वेश्चन फॉर हीलियम। अब हीलियम के लिए आप निकाल रहे हो आर, फॉर्मूला 0.529, एन की जगह तो 1 ही डालोगे, फर्स्ट शेल में बात कर रहे हो तो। अपॉन जेड की जगह क्या डालोगे? 2, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 2 है। अब तो आपकी जो आर नॉट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 0.529 by 2, इट इज 0.2645 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आने वाली है। अब देखो, आपके समझ में आया?
हीलियम के लिए रेडियस छोटी हो गई। क्यों हो गई? ऑर्बिट तो आपका था। आप सोचोगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो रेडियस बढ़नी चाहिए, ऐसा नहीं है। दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इट विल रिड्यूस द रेडियस। अंडरस्टैंड? जी। समझ में आ रही है ठीक से? मतलब ऐसा तो नहीं है टिपिकल पढ़ रहा हो ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। जी, इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखो, ये वैल्यू आप इसको कैलकुलेट करके देखना, ये इतनी ही आ रही है या नहीं आ रही। एक दो बात और देख लेते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ एक एग्जांपल है, इसको पढ़ो। स्क्रीनशॉट भी ले लेना ताकि आप इसको बाद में सॉल्व कर पाओ। द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी है सेकेंड ऑर्बिट की? कितनी? सेकेंड ऑर्बिट समझ रहे हो? सेकेंड ऑर्बिट का मतलब एन की वैल्यू 2। उसके लिए आपकी जो रेडियस है इतनी दे रखी है, देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट। तो आपको बताना है कि फोर्थ ऑर्बिट के लिए रेडियस क्या होगी। अब देखो सवाल बहुत इजी है, पहले मैं लिख लेता हूँ क्या कह रहा है वो। सवाल में दे रखा है आपको रेडियस सेकेंड ऑर्बिट के लिए। सेकेंड ऑर्बिट के लिए आप ऐसा करना, R1 लिख लेना, या हाई रहने दो। R इज इक्वल्स टू 0.80 एंगस्ट्रॉम है। कब? जब n की वैल्यू 2 है। उसने पूछा है कि R डैश कितना होगा जब वही इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि आपकी जो R होती है वो होती है 0.529 n² अपॉन 1। तो आप यहाँ लिखो R1 अपॉन R2 विच इज n1² अपॉन Z1, n2² अपॉन Z2। अब एटम तो चेंज नहीं हो रहा, तो एटॉमिक नंबर तो सेम है, Z से Z हटा दो। सिंपली आपका R1 अपॉन R2 जो है वो आ जाएगा n1 अपॉन n2 के होल स्क्वायर के बराबर। R1 की वैल्यू है 0.80 एंगस्ट्रॉम। R2 आपको नहीं पता, तो आप R2 को R2 लिख लो, विच इज n1 सेकेंड ऑर्बिट, n2 फोर्थ ऑर्बिट, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। ठीक है, दिस इज 0.80 अपॉन R2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। R2 आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0.80, दिस इज 32, 3.2 एंगस्ट्रॉम। दिस इज आवर R2। आई बात समझ? जी। क्वेश्चन जी सर। क्वेश्चन टिपिकल तो नहीं है ना? अरे समझ में आ गया? जी यस। सर। ठीक है ठीक है। अभी ये ना ओवर हो जाएगी, तो उसके बाद हम एक और डेरिवेशन करेंगे वेलोसिटी के लिए। ठीक है।